नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द एस्थमा। हमने सीओपीडी पे देख लिया कि एम्फिसीमा होता है जिसमें एक्चुअली हमारी अल्व्यूलर वॉल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि एयर ब्रेक इन्फ्लेमेशन हो जाती है और पेशेंट जो है उसको प्रोडक्टिव कफ होती है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एस्थमा। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारी होती है एम्फिसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वो इरिवर्सिबल स्टेट्स होती हैं, हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो एस्थमा ऐसी हमारी डिजीज़ है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। यू नो दैट विद मेडिकेशंस पेशेंट जो है वो उसके सिम्टम्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। सो व्हाट इज़ एस्थमा? Eczema is actually the chronic inflammatory disorder, okay, in which there is chronic। सबसे पहले ये chronic होगा, inflammation होगी, इसमें किसकी होगी, एयरवेज की होगी, जिसमें क्या होगा हमारे पास बार बार पेशेंट को वीजिंग होगी, ब्रेथलेसनेस होगी, चेस्ट टाइटनेस होगी, कफ होगी। ठीक है, और ज़्यादातर रात के टाइम होगी या अर्ली इन द मॉर्निंग होगी। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल लंग दिखाया हुआ है जिसमें जैसे हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्या हो रहा है कि मसल हमारे रिलैक्स होते हैं। ठीक है, और म्यूकस जो है वो नॉर्मल अमाउंट में रिलीज़ हो रहा होता है और हम जो है वो हेल्दी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एज़मेटिक लंग होता है उसमें देखिए कि क्या हुआ है, मसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, ब्रोंकाई के जो मसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है। सो देयर इज़ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड देयर इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस म्यूकस। ठीक है, देखिए किस तरह से हाल हुआ है उसका, और पेशेंट को जो है वो इस तरह से प्रेजेंट करेगा। फिर नॉर्मल एयरवे है, यहाँ पे देखिए एस्थमेटिक एयरवे क्या है हमारे पास के उसकी जो वॉल है वो इन्फ्लेम हुई है। ठीक है, उसमें म्यूकस जो है वो भर गया हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ हुआ हुआ है। अब ऑब्वियसली जब हमारी वॉल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेगी, म्यूकस ट्रैप हो जाएगा, तो पेशेंट के अंदर जो है वो एयर ट्रैप हो जाएगी। ठीक है, अंदर एयर फंस जाएगी। अब एयर जब फंस जाएगी तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयर फ्लो हो जाएगा, मतलब जो अंदर एयर होगी वो ट्रैप हो जाएगी और पेशेंट की जो लंग्स हैं उनमें से एयर बाहर नहीं आ पाएगी, एक्सहेल नहीं हो पाएगी। दैट इज़ वाई ये हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। ठीक है, सो इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। वाई बिकॉज द पेशेंट इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी इन एक्सहेलिंग द एयर। ठीक है, ये हमारे पास एयर ट्रैप हो जाती है इसमें। सो व्हाट्स द पैथोजेनेसिस इन इट, थोड़ा सा हम ब्रीफली देख लेते हैं। ये आपकी कैटसन की पिक्चर है कि होता क्या है कि जो एंटीजन होती है वो पेशेंट के अंदर आएगी। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास जो है पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू जो है उसको कैप्चर करेंगे। आपको पता है हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो उसको टी लिम्फोसाइट्स के पास लेके जाते हैं और टी लिम्फोसाइट्स जो है फर्दर आगे से रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनवाते हैं बी लिम्फोसाइट से। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू में टी सेल्स जो हैं वो बी सेल्स से कहेंगे जी एंटीबॉडीज़ बनाओ ज़रा, इस एंटीजन को पकड़ो ज़रा। ठीक है, तो वो जो एंटीबॉडी बनाते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 की होती है, IgE एंटीबॉडीज़ होती हैं। जब वो बन जाती हैं तो वो जाके हमारे एंटीजन को पकड़ के लग जाती हैं मास्ट सेल के साथ। जब वो मास्ट सेल के साथ लग जाती हैं तो मास्ट सेल के अंदर पड़े होते हैं हमारे पहले से ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये आपको ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं मास्ट सेल्स में, और उन ग्रैन्यूल्स के अंदर जो है वो हमारे पास थोड़े से अर्ली फेज़ मेडिएटर्स होते हैं और फिर लेट फेज़ मेडिएटर्स होते हैं। मतलब शुरू में हमारे पास कुछ रिलीज़ होते हैं, कुछ जो हैं वो बाद में रिलीज़ होते हैं। उसमें हमारे पास ल्यूकोट्रीन्स आ जाते हैं, हिस्टामीन आ जाती है। ठीक है, हमारे पास इओसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। तो ये सारा हमारे मास्ट सेल्स जो है वो ग्रैनुलेशन, जब डी ग्रैनुलेशन होती है मास्ट सेल्स के अंदर से ग्रैन्यूल्स निकलते हैं, उनमें से ये सारे मेडिएटर्स रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास इसकी पूरी स्टोरी होती है जिसकी वजह से फिर पेशेंट की जो वॉल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर भर जाता है और पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, पेशेंट को वीजिंग होती है। ठीक है, पेशेंट की जब वो इस तरह से सांस उसकी जो है ना आवाज़ आ रही होती है, वीजिंग की साउंड आ रही होती है, कफिंग हो रही होती है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, चेस्ट टाइट हो जाती है उसकी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि देखें इस तरह से उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही थी, अब बिल्कुल टाइट हो जाएगी उसकी चेस्ट। सो इसमें हमारे पास ट्रायड होता है किस चीज़ का, कि एयरवे इन्फ्लेमेशन होती है यहाँ पे। दूसरा ये कि हमारे पास जो है एयर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, आपको नज़र आ रही है इन्फ्लेमेशन हुई है म्यूकस की प्रोडक्शन की वजह से। दूसरा ये कि एयर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है बिकॉज इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, और ये रिवर्सिबल होती है कि हम दवाइयाँ लेते हैं तो ठीक हो जाता है, और पेशेंट की जो एयर फ्लो होती है वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है उसको। ठीक है, वो हमारे पास जो है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, थोड़ा सा एलर्जन होता है और पेशेंट ऐसे हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है जैसे पता नहीं क्या आ गया। ठीक है, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन के, तो उनको जो है वो होती है। अब हमारे पास ये दो टाइप्स की होती है, इसको हमने देखना है कि कौन सी टाइप्स होती हैं। हमारे पास इसकी ना एग्ज़मा की दो टाइप्स होती हैं, आपने याद रखना है कि एक्सट्रिंसिक हो सकता है, इंट्रिंसिक हो सकता है। ठीक है, अब जो इन एक्सट्रिंसिक होता है ना, ये वो टिपिकल एग्ज़मा है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि जी जिसका हमें पता है ऑलरेडी। वो क्या है कि हमारे पास जो एग्ज़मा होता है ये बच्चों में जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है, इस वजह से ये चाइल्डहुड में हो जाता है। ठीक है, इसमें हिस्ट्री ऑफ एलर्जी होती है,
कि पेशेंट को पहले से मतलब उसकी फैमिली में रन कर रही होती है, उसके माँ बाप को होती है, उसकी बहन भाइयों को होती है, तो उसको एलर्जी की हिस्ट्री होती है ऑलरेडी, तो वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रेसिपिटेटिंग एलर्जन प्रेजेंट होता है इसमें। एटोपी होती है, एटोपी मीन्स के किसी पर्टिकुलर एलर्जन में जो है उसको हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होगी और फैमिली रन कर रही होगी, वही चीज़ है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री होगी, उसको एजमा वगैरह की सब कुछ प्रेजेंट होगा। स्किन प्रिक टेस्ट हम इन लोगों का करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, मतलब उसमें हम क्या डालते हैं, जिस पर्टिकुलर एलर्जन से उसको एलर्जी होती है, फॉर एग्जांपल पॉलन से है, फॉर एग्जांपल उसको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, तो हमने उसको वो स्किन के अंदर उस थोड़ा सा एलर्जन इनपुट करना होता है, तो वहाँ पे हमारे पास व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन आना शुरू कर देता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसका स्किन टेस्ट पॉजिटिव है, ये एजमा है इसको इस चीज़ से, ठीक है। और फिर सीरम IgE लेवल भी इन लोगों में ज़्यादा होता है। ये तो हमारे टिपिकल एजमेटिक पेशेंट्स होते हैं। जो इंट्रिंसिक होते हैं, इंट्रिंसिक हमारे पास एटिपिकल लोग होते हैं, मीन्स दैट कि उनके अंदर क्या है, वो मिडल एज की हिस्ट्री होती है, ठीक है। उनमें हिस्ट्री ऑफ एलर्जी भी नहीं होती, उनमें प्रेसिपिटेटिंग एलर्जन भी नहीं होता, इनमें एटोपिक की हिस्ट्री भी, मतलब ये नॉन एटोपिक होते हैं, ठीक है। इनमें फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती, इनमें स्किन प्रिक टेस्ट भी नेगेटिव होता है और इसमें सीरम IgE एंटीबॉडी नॉर्मल होता है। किसी को भी नहीं पता होता कि इंट्रिंसिक एजमा भी एग्जिस्ट करता है, ज़्यादातर हम उसको एक्सट्रिंसिक कंसिडर करते हैं, बट इट कैन बी इंट्रिंसिक, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि ये वाला जो इंट्रिंसिक होता है, इसके पर्टिकुलरली हमें ये पता होना चाहिए कि इनके बारे में है क्या, मसला क्या है। वो जो हमने एम्फिसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लोग देखे हैं ना, वो एक्चुअली होते हैं इंट्रिंसिक एजमा के। मीन्स दैट कि उनको कोई एजमेटिक फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन बिकॉज दे वर द पेशेंट्स ऑफ एम्फिसीमा, दे वर द पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिसकी वजह से उनको साथ में एजमा हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात होती है इंट्रिंसिक एस्थमेटिक पेशेंट्स में। अदरवाइज़ जो हमारे नॉर्मली हमें अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं लोग, हर कोई जो है वो हर किसी के अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा नहीं होता, ठीक है। उनके अंदर होता है जिनके अंदर वो स्मोकिंग कर रहे हो, या जो है ना वो उनके अंदर एंटी ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो, ठीक है। जो इंट्रिंसिक होता है ना, ये उन लोगों में पर्टिकुलरली एजमा होता है जो लोग COPD के पेशेंट्स होते हैं, जो लोग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लोग होते हैं। ये आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर एंड कट पता होना चाहिए। सो इन्होंने सबसे पहली लाइन में यही लिखा हुआ है कि पेशेंट्स को क्या क्या होता है, और इसमें उन्होंने बताया हुआ कि एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उनको क्रोनिक ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन हुई होती है, जिसमें उनको जो है वो क्या होता है कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन, हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है, म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। ये हमने फिगर में देख लिया है। कौन से सेल्स हमें मिलते हैं एस्थमेटिक पेशेंट्स में, मोस्टली जो आपके पर्टिकुलरली होते हैं वो इओसिनोफिल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं। मास्ट सेल्स मैंने आपको बताया कि डीग्रेनुलेशन करते हैं और फिर हमारी वो सारी पैथोजेनेसिस स्टार्ट होती है। मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स क्यों मिलेंगे, बिकॉज ये क्रोनिक हमारे पास स्टेट होती है, क्रोनिक डिजीज़ होती है, इस वजह से पेशेंट के अंदर ये होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है दो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, एटोपिक और नॉन एटोपिक। मैंने आपको बता दिया कि जो इंट्रिंसिक हमारे पास लोग होते हैं एस्थमेटिक, ठीक है, उनमें नॉन एटोपी होती है, मीन्स दैट उनके अंदर कोई एलर्जन की हिस्ट्री नहीं होती, ठीक है। सो दे आर नॉन एटोपिक। और एटोपिक क्या होंगे, जिनको एलर्जन सेंसिटाइजेशन हो, ठीक है, उनको हिस्ट्री हो एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह की। नॉन एटोपिक जो होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो हमारे पास होते हैं एस्थमेटिक पेशेंट्स, उनमें होता क्या है, दोनों में यही होगा कि ब्रोंकोस्पैज़म होगा, इंट्रिंसिक वालों में भी और हमारे पास एक्सट्रिंसिक वालों में भी ब्रोंकोस्पैज़म होगा, ठीक है। और साथ में उनको जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और मतलब वो बता रहे हैं कि इनके साथ जो है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कुछ लोग होते हैं स्ट्रेस लेते हैं, या मतलब उन्होंने हमारे पास जो है ना ट्रिगरिंग फैक्टर्स बताए हैं कि जो लोग जिनको स्मोकिंग से, कुछ लोगों को स्मोक वो मतलब इनहेल करें तो उनको एज़मेटिक अटैक आना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को सर्दी से होता है, कुछ लोगों को स्ट्रेस से होता है, कुछ लोगों को एक्सरसाइज से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास होता है। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि ये कोई इतना ख़ास नहीं है। इसकी पैथोजेनेसिस हम डिस्कस कर लेते हैं। पैथोजेनेसिस में आपके पास नॉर्मल एयरवे सबसे पहले देखें। सबसे पहले आपकी ये जो एपिथेलियम आपको दिखाई हुई है, फिर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, लेमिना प्रोप्रिया है, ठीक है। लेमिना प्रोप्रिया के बाद आपके स्मूथ मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और लास्ट आपके पास कार्टिलेज है, ठीक है। नॉर्मल अमाउंट में हमारे अंदर म्यूकस भरा हुआ है और ये हमारी जो भी गंद वगैरह होता है उसको साफ़ वगैरह करता रहता है। नॉर्मल हमारे पास एयरवे ये है, ठीक है। बी में वो दिखा रहे हैं कि एयरवे इन एज़मा ऐसी हो जाएगी जी, यहाँ पे म्यूकस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे किस्म के जो है सेल्स नज़र आ रहे होंगे। एज़मा जो लोग होंगे उनके अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा होगा, उनके अंदर इओसिनोफिल्स हमें नज़र आएंगे, न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे। इओसिनोफिल्स वही हो गए, मास्ट सेल्स नज़र आएंगे, लिम्फोसाइट्स नज़र आएंगे, ठीक है, मैक्रोफेजेस नज़र आएंगे, सारे सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे उसकी जो हमारे पास ये किस तरह से जो है ना ग्लैंड्स भी ज़्यादा हो गए हुए हैं, स्मूथ मसल्स की प्रोलिफरेशन हो गई है, सेल्स भी ज़्यादा हो गए हैं, सारा जो है ना हमारे पास सिस्टम ख़राब हुआ हुआ है। पकड़ ये देखो,
कैसे हमारे पास वो छोटी सी हमारे पास मेम्ब्रेन है लेमिना प्रोप्रिया और सब म्यूकोसा, यहाँ पे देखें कैसे वो फैली हुई है, हाइपरट्रॉफी वगैरह, हाइपरप्लेजिया हर चीज़ का हुआ है, ठीक है। थर्ड में ये देखें इन्होंने बताया हुआ होता क्या है एस्थमा में। एस्थमा की पैथोजेनेसिस आपके पास जो है कैसे होती है, ये आपको पता होनी चाहिए कि पोलन आया सबसे पहले, ठीक है, और वो जी हमारे ये डेंड्राइटिक सेल्स हमारी स्किन के इधर पड़े होते हैं, सॉरी ये हमारी एपिथेलियम के ऊपर पड़े होते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। आपको पता है डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ये एंटीजन को पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल वो पोलन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको पकड़ के क्या करते हैं हमारे टी सेल्स को दे देते हैं। टी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होता है, वहाँ पे जाके ये उसको एंटीजन को दे देते हैं। TH2 हेल्पर सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं हमारे हमारे बी सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करवाते हैं। बी सेल्स जो हैं वो आपको पता है ये हमारे जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी बनेगी वो IgE एंटीबॉडी बनेगी। तो IgE एंटीबॉडी जब बन जाएगी तो वो जाके मास्ट सेल्स के साथ रिलीज़ होगी। जैसे ही मास्ट सेल्स के ऊपर IgE एंटीबॉडी जो है वो अटैच होगी, साथ ही जो है हमारे जो मेडिएटर्स हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। सारे मेडिएटर्स जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इंटरल्यूकिन्स वगैरह, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको दिखाया था कि ईओसिनोफिलिक जो है कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है जो हमारे ईओसिनोफिल्स को वहाँ पे बुला लेता है, और ईओसिनोफिल्स जब वहाँ पे आ जाते हैं तो वो भी फर्दर हमारे पास वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से फिर हमारी म्यूकस ज़्यादा हो जाता है, ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हर चीज़ की हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया वहाँ पे हुई होती है, सेल्स वहाँ पे आ जाएंगे इतने ज़्यादा, ठीक है। तो सारी इन्फ्लेमेशन वो है वो स्टार्ट हुई होती है। तो आपने याद रखना है कि ये वाले जो इंटरल्यूकिन्स इन्होंने दिखाए हुए ना ये सारे आपको आने चाहिए। कि इंटरल्यूकिन 4 से जो है ना टी सेल्स वो बी सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं। इंटरल्यूकिन 5 से जो है वो हमारे ईओसिनोफिल्स को बुलाते हैं। ईओसिनोफिल्स आपने याद कर लेने हैं, दो ऐनक हैं, दो इसने ना मतलब ऐनक वैनी होती है ईओसिनोफिल ने, मतलब इसके जो दो लोब्स होते हैं ना इस तरह। तो आपने ये याद रखना है कि ईओसिनोफिल को लाने के लिए एक आपने 3 यहाँ पे रख दिया, ठीक है, 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 से आपको याद रहेगा कि इंटरल्यूकिन 3 और 5 जो होते हैं ना ये आपके ये आपके ईओसिनोफिल्स को बुलाते हैं। इंटरल्यूकिन 5 से आप जो है ईओसिनोफिल्स को बुलाते हैं, इंटरल्यूकिन 4 से जो है हम बी सेल्स को बुलाते हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा होता है। देखें यहाँ पे कि एंटीजन जो है वो यहाँ पे आई हुई है, म्यूकस बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, सेल्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर हम अपने ब्लड वेजल्स की बात करें तो उसकी भी परमिबिलिटी ज़्यादा हो गई होती है। आपको पता है इन्फ्लेमेशन में जो है वेस्कुलर परमिबिलिटी, वेजोडाइलेशन, ठीक है, ये सब कुछ हुआ होता है। स्मूथ मसल्स भी ज़्यादा हुए होते हैं, सेल्स सब कुछ ज़्यादा हुआ हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है ना इसके मीडिएटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरल्यूकिन 4 मैंने आपको बताया कि इससे जो बी सेल्स होते हैं वो IgE जो है ना, बी सेल्स का काम होता है कि वो IgE को स्विच करें, मतलब पहले हमारी IgG होती है वो स्विचिंग हो जाती है उसकी IgE में, ठीक है, ये वाली एंटीबॉडी। तो इंटरल्यूकिन 4 वो काम कर रहा था। इंटरल्यूकिन 5 से मैंने आपको कहा था ईओसिनोफिल्स को हम बुलाते हैं। अब हमारे पास ना अर्ली फेज रिएक्शंस होते हैं और लेट फेज़ होते हैं, अर्ली फेज़ और लेट फेज़, ठीक है। अर्ली फेज़ में क्या होता है, अर्ली फेज़ में याद रखना है कि अर्ली फेज रिएक्शन में हमारे प्री फॉर्म जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हिस्टामीन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, ल्यूकोट्रिन्स रिलीज़ करते हैं, ल्यूकोट्रिन C4, D4, E4, ठीक है। ये हमारे होते हैं अर्ली फेज रिएक्शंस, जिन्होंने साथ में क्या करवाना होता है, हिस्टामीन ने आपको पता है कि हमारी जो है वेजोडाइलेशन करवानी होती है, ठीक है, और ये जो ल्यूकोट्रिन्स वगैरह होते हैं इन्होंने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवानी होती है, इन्फ्लेमेशन और एडिमा स्टार्ट कर देना होता है। जो लेट फेज रिएक्शन होता है ना उसमें जो हमारे रिलीज़ होते हैं ना वो आपने याद रखना है कि उसमें हमारे मेजर बेसिक प्रोटीन होती है जो ईओसिनोफिल से निकलती है, ठीक है। ईओसिनोफिल जब हमारे वहाँ पे आ जाते हैं ना, ठीक है, उसमें से मेजर बेसिक प्रोटीन निकलती है, मेजर बेसिक प्रोटीन, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है अब ये जो मेजर बेसिक प्रोटीन होती है ना ये लेट फेज रिएक्शन में निकलती है और ये फर्दर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है और हमारे जो सेल्स होते हैं वहाँ पे फर्दर इन्फ्लेमेशन और डैमेजिंग स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो प्री फॉर्म्ड में हमारे पास हिस्टामीन और ल्यूकोट्रिन्स आते हैं और लेट फेज़ में जो है हमारे मेजर बेसिक प्रोटीन्स वगैरह निकल रहे होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है। और इंटरल्यूकिन 10 भी एक होता है। इंटरल्यूकिन 10 जो होता है वो हमारे जो TH2 हेल्पर सेल्स होते हैं उनको ज़्यादा करता है इंटरल्यूकिन 10, ठीक है, उनको जो है वो स्टिमुलेट करता है, और TH1 हेल्पर सेल्स जो होते हैं उनको इनहिबिट करता है। फिर इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में ना आपने ये 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं, वो पूछते हैं आपके चीज़ के पॉइंट्स लिखें। तो आपने याद रखना है कि हमारी एयरवे वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा। और इसमें हमारे पास सब बेसमेंट मेम्ब्रेन आपने देखी ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन उसके नीचे हमारे पास फाइब्रोसिस हुई होती है, यहाँ पे वेस्कुलरिटी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे हमारे सब म्यूकोजल ग्लैंड जो होते हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ग्लोबल जो हमारे गोबलेट सेल्स होते हैं जिन्होंने म्यूकस प्रोडक्शन करनी होती है उनका मेटाप्लेजिया हो जाता है और हाइपरट्रॉफी हो जाती है हमारे मसल्स की, ठीक है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की। तो ये आपकी जो है ना फिगर है, इससे आपकी माइक्रोस्कोपी हो जाती है कि थिकनिंग ऑफ एयर वॉल नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये वाली उसके नीचे फाइब्रोसिस हुई होगी,
ठीक है। नंबर 3 हमारे पास क्या होगा, वेस्कुलरिटी इंक्रीज़ हुई होगी, वेज़ल ज़्यादा हुई होंगी, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, वेज़ल्स जो हैं वो वेस्कुलरिटी ज़्यादा हुई हुई है, ये जो आपको ब्लड वेज़ल्स नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ आपके जो म्यूकोसल ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा हुए हुए हैं, ये देखें सारे ग्लैंड ज़्यादा हुए हुए हैं। ठीक है, और आपके जो ब्रोंकियल मसल्स हैं, ठीक है, उनकी भी हाइपरट्रॉफी हुई हुई है। ठीक है, ये सारे आपने 5 पॉइंट लाजमी याद रखें। अलावा ये आपकी जो है अस्थमा की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्रशमैन स्पाइरल। क्रशमैन स्पाइरल क्या होता है कि फ्रॉम द शेड एपिथीलियम, मतलब वो जो एपिथीलियम जो है ना टूट रही होती है ना, उसके हिस्से उतर उतर के ना ऐसे ट्विस्टेड से स्ट्रिप्स बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये हमें म्यूकस जो पेशेंट का निकल रहा होता है ना, उसके अंदर ये नज़र आ रहे होते हैं, क्रशमैन स्पाइरल। ठीक है, शेड एपिथीलियम से ये बन जाते हैं, इनको क्रशमैन स्पाइरल कहते हैं। और दूसरे हमारे चारकोट लेडन क्रिस्टल्स होते हैं जो इओजिनोफिल से बनते हैं। ठीक है, डायमंड शेप्ड होते हैं ये इओजिनोफिलिक्स, जो इओजिनोफिल्स होते हैं ना, वो ये डायमंड शेप क्रिस्टल्स जो हैं उनको रिलीज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं चारकोट लेडन क्रिस्टल्स। ये भी पेशेंट के स्पूटम के अंदर हमें नज़र आते हैं। सो ये आपके पास डायग्नोस्टिक पॉइंट्स होते हैं, कोपियस वाटरी सिक्रीशंस हो रही हैं, मेलबरी पोलन पॉजिटिव स्किन टेस्ट है, एज़मा होगा। ठीक है, उसके बाद हिस्टोलॉजिकल टाइप्स फीचर्स आपने लिखने हैं, वो जो मैंने आपको बताए थे वो लिखने हैं आपने 4। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है ये चारकोट लेडन क्रिस्टल्स इन्होंने डायग्नोसिस में बता दिया, क्रशमैन स्पाइरल्स होंगे, मीन्स दैट एज़मा है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन है और पेशेंट को जो है वो इसकी वजह से एस्थमेटिक अटैक्स आ रहे हैं, तो आपने बताना है ये क्या है, एज़मा है। ठीक है, फिर यहाँ पे सीजनल अटैक्स आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो रही है, कॉपियस वाटरी सिक्रीशंस हैं और स्किन टेस्ट उसका जो है वो पॉजिटिव है, तो ये भी हमारे पास होगा एस्थमा। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।